दोस्तों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सिविक्स का दूसरा चैप्टर संघवाद। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सिविक्स का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी पर चर्चा कर चुके हैं और उसमें यह समझ चुके हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होगा तो देश किस स्थिति में जा सकती, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए और इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग दो देशों की भी चर्चा किए थे उदाहरण के तौर पर। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संघवाद जो चैप्टर है, इसमें किन किन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है संघवाद क्या है, दूसरा संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, तीसरा भारत में संघीय व्यवस्था, चौथा संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, पांचवा भाषाई राज, छठा भाषा नीति, सातवां केंद्र राज्य संबंध तथा अंतिम में हम लोग देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। ओके दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सफर। जो हमारा पहला है संघवाद। इस संघवाद शब्द को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं सरकार पर, है ना दोस्तों। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सरकार से आप क्या समझते हैं, तो आप यही कहेंगे कि किसी भी देश की, है ना, शासन व्यवस्था चलाने वाली संस्था को सरकार कहते हैं, है ना दोस्तों। यानी कि किसी भी देश की जो भी व्यवस्थाएं होती है उसका नियंत्रण करना, उसका सही से उपयोग करना, शासन को सही से चलाना, ये सब किसका कार्य होता है? तो सरकार का कार्य होता है। लेकिन सरकार के विभिन्न रूप होते हैं, उस पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सरकार के दो रूप, है ना। एक है एकात्मक सरकार और दूसरा है संघीय सरकार। इन दोनों को हम समझते हैं कि कैसे। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके क्लासरूम में आपका क्लास मॉनिटर ही सारा निर्णय ले, क्लास मॉनिटर जो कहे वही होता है, आपके क्लास में क्लास मॉनिटर जो कहे अगर सब वही होता है, तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि वहां एकात्मक सरकार है। बाकी लोग कुछ भी कहे, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और सभी बच्चों की बातों को दरकिनार कर दिया जाए और सिर्फ एक ही बात, एक ही व्यक्ति का बात को माना जाए, जैसे क्लास मॉनिटर को, तो समझ लीजिए आपके क्लास मॉनिटर में क्या चल रहा है, आपके क्लास में एकात्मक सरकार। यानी कि एकात्मक सरकार में सारे शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होता है, सारे शक्तियां, सारे अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में होता है और बाकी सभी उसके अधीन होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? उसके अधीन होते हैं और वो दूसरों पर शासन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सारे व्यक्ति एक व्यक्ति के अधीन में सारे शक्ति होते हैं और बाकी सब उसके अधीन, तो इसको हम लोग एकात्मक सरकार कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया, किम जोंग के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। ऐसा व्यक्ति है जो वह निर्णय लेते हैं वही होता है कि अगर किसी को मारना है तो मारना है, ठीक है। तो इस तरह का सारा पावर जब एक हाथ में, एक ही जगह, एक संस्था में हो, तो उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। दूसरी हम लोग चर्चा करते हैं संघीय सरकार की। देखिए दोस्तों, जब सरकार की शक्तियां, है ना, जो हम लोग सत्ता की साझेदारी में भी देखें, है ना, सरकार की शक्तियां जब विभिन्न स्तरों पर बट जाता है और तो वो संघवाद का रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखें केंद्र के स्तर, है ना, एक स्तर क्या होगा? तो केंद्रीय स्तर होगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगर केंद्र स्तर की हम लोग बात करते हैं तो सबसे सर्वोच्च में कौन बैठे हुए? राष्ट्रपति,
जो भारत के पहले नागरिक भी होते हैं, है ना। और उसके अधीन प्रधानमंत्री, और उसके अधीन तो मंत्रिमंडल। तो जो भी निर्णय केंद्र के स्तर पर लिया जाता है, प्रधानमंत्री किसके सहयोग से लेते हैं? अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से, है ना। तो वह निर्णय लिया जाता है। उसी तरह से केंद्र के बाद कौन सा आएगा हमारे यहाँ? तो राज्य, है ना दोस्तों, राज्य आता है। और एक नहीं, कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो बहुत सारे आप देखेंगे राज्य, है ना। तो राज्यों का भी अपनी शक्ति होती है, राज्यों का भी अपने अधिकार और अपने शक्ति होता है ना। और ये जो राज्य है, ये केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, बल्कि किसके प्रति है? जनता के प्रति। उसी तरह केंद्र भी राज्य के प्रति जवाबदेही नहीं है, बल्कि वो किसके प्रति है? जनता के प्रति। तब जब एक दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें जहां पे हो, तो वहां पे संघीय व्यवस्था या संघीय सरकार प्रणाली हम लोग कह सकते हैं, है ना दोस्तों। आगे और इसमें चर्चा करते हैं। देखिए, एकात्मक सरकार की अगर आपको परिभाषा पूछ दे, तो ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्रीय इकाई के पास सारी शक्ति और अधिकार होते हैं, उसे हम कहते हैं एकात्मक सरकार। और संघीय सरकार की अगर बात करें, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में बंटवारा कर दिया जाता है, इसे हम कहेंगे संघीय सरकार। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाया, है ना। तो जैसे कि अगर आपके क्लासरूम में केवल मॉनिटर के पास ही सारी शक्ति हो और उन्हीं का निर्णय को माना जाता है और वो जो कहते हैं वही होता है, तो इसका मतलब है कि एकात्मक सरकार आपके क्लासरूम में चल रहा है। अगर आपके क्लासरूम में सारे बच्चों के मतों को सुना जाता है, मतलब उनके बातों को सुना जाता है, सब कोई मिलकर निर्णय लेते हैं, है ना, और सबकी शक्ति है, तो वो हो गया आपका संघीय सरकार। इसको आप क्लासरूम के साथ साथ विद्यालय स्तर पर भी देख सकते हैं। उसी तरह हमारे देश में क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारें और सभी सरकार मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं और इस तरह से शासन चलाते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ देता है, बहुत तरह का प्रश्न आ जाता है। जैसे एक प्रश्न आपका बनता है कि कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा आपका संघीय सरकार। ओके दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड का मैप दिया गया है ना, विश्व मानचित्र दिया है, इस विश्व मानचित्र में जो रेड कलर से दिखाया गया, ये इन सभी देशों में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। इन सभी देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था, जैसे रूस आप देख रहे हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, है ना, ये सभी। यहाँ देखिए बेल्जियम, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, स्विट्जरलैंड। तो इन सभी देशों में क्या है, जितना में लाल दिखा रहा है, यहाँ संघवाद है, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली है। संघवाद का मतलब क्या? संघात्मक शासन प्रणाली, जहाँ पे शासन दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें मिलकर करती है। ओके दोस्तों, इसी का हम लोग और एक चीज देखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है। तो जितने लाल दाग में है, जो लाल लाल रंग से जिन देशों को दिखाया गया है, वहां पे संघात्मक शासन प्रणाली है। और जहाँ पे ब्लू रंग से दिखाया गया है जिन देशों का, आप देखेंगे वहां पे क्या है, वहां पे एकात्मक शासन प्रणाली है। जैसे हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम में क्या है? संघात्मक। और यही देखें आप, श्रीलंका आप देख रहे हैं, किसमें दिखाया? ब्लू। तो ये आपका किसमें है? ये आपका है एकात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ पर संचालित होती है या वहां पे विद्यमान है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से मैप को आप ध्यान से देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर का प्रश्न इससे भी बन जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, वहां पे भी पूछ देता है
कि संघात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में है। तो आप भारत, पाकिस्तान, है ना, बेल्जियम, अमेरिका, इधर आप देखेंगे, है ना, रूस, तो इन सारे देशों में क्या है, एक संघात्मक शासन प्रणाली है। तो इस तरह का आपको दिखाने का चित्र, मानचित्र से प्रश्न भी आता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग संघवाद की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है कि यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। अभी मैंने बताया कि भारत में क्या है, दो स्तर से ज्यादा है, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें जहाँ पे होगी, वहां पे कौन सी व्यवस्था होगी, संघवाद की व्यवस्था वाली होगी, है ना, संघात्मक शासन प्रणाली होगी। अगला देखते हैं, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है ना, लेकिन इन दोनों का कानून बनाने का और शासन करने का जो है क्षेत्र अपना अपना अलग अलग होता है। राज्य केंद्र सरकार के क्षेत्र पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते और उसी तरह केंद्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, ठीक है। अगला जो इसमें है विशेषता, संविधान में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यानी कि जो संविधान है ना, भारत की संविधान की अगर हम बात करें तो स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र को दिखाया गया है कि कहाँ पे किस तरह की होगी। दोनों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, लिख दिया गया है। इसलिए यह संविधान हर स्तर की सरकार के अस्तित्व और उनके अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है स्पष्ट रूप से। अब इससे क्या होता है कि केंद्र राज्य सरकार के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता और इसकी सुरक्षा और गारंटी कौन देता है, तो संविधान देता है। ओके दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं विशेषता, है ना, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव केवल एक स्तर के सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। संविधान के मौलिक प्रावधान मतलब जैसे कि मूलभूत, है ना, मूलभूत अधिकार जो है, जो नागरिकों को मिला है या और भी है, तो इन मौलिक प्रावधानों में केवल एक स्तर के सरकार है, केवल केंद्र सरकार द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार अगर किसी भी संविधान के प्रावधान को बदलना चाहे तो वह अकेले नहीं बदल सकता। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों स्तर की सरकारों अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहमति हो, है ना। अगर बदलाव की जरूरत है तो दोनों स्तर की सरकारों के बीच सहमति की जरूरत है। इस प्रकार परिवर्तन केवल तभी संभव है जब दोनों पक्ष एकमत हो। देखिए दोस्तों, कोई भी संविधान के कोई भी मूलभूत प्रावधानों को अगर बदलना चाहे केंद्र सरकार तो अकेले नहीं बदल सकता है ना। इसके लिए राज्य सरकारों से की भी सहमति होनी आवश्यक है। यानी कि कोई भी बदलाव की अगर बात करते हैं तो वो राज्य विधानसभाओं में भी पारित होना जरूरी है। अगला है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। देखिए, अगर कभी इस तरह से विवाद हो जाए केंद्र के बीच और राज्य, है ना, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर कभी विवाद हो जाए तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगी, तो सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो यहाँ पे भी है।
तो किसी भी हाल पे आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग और एक दो देखते हैं विशेषताएं। विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण किया गया है, जिससे उसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित किया जा सके। यह व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकारों को अपने अपने कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे वे अपने विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सके। देखिए दोस्तों, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की, सरकार चलाने के लिए यानी कि शासन व्यवस्था सही ढंग से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो कर रहे हैं तो इसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, धन की। तो ये जो स्रोत है सरकार की, जो कमाई का स्रोत है, इनकम की स्रोत है ना, राजस्व के विभिन्न स्रोतों का, इसका भी निर्धारण जब किया गया है तो दोनों राज्य, है ना, केंद्र का और राज्य सरकारों का अलग अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है, ताकि दोनों में उलझन नहीं हो। दोस्तों, आप कुछ खरीदते हैं तो जीएसटी के बारे में आप देखेंगे, आपको बिल मिलता है जीएसटी का, है ना। जीएसटी में आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो नीचे मिलेगा आपको एसजीएसटी और स्टेट का जीएसटी, और क्या रहेगा, सेंट्रल का जीएसटी। तो दो तरह का जीएसटी आपको वहीं पे बांटा गया है। तो यानी कि दोनों के लिए यहाँ आप देखेंगे राजस्व के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था के क्या है, दोहरे उद्देश्य। क्या है, दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य तो देश की एकता सुरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच सामंजस्य बना रहे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, अगर भारत जैसे देश की, विशाल देश की बात करें तो भारत में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृति, है ना, विभिन्न कल्चर और विभिन्न भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं। और इस सभी में अगर एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसे कि श्रीलंका ने थोपा था, है ना, विभिन्न धर्म, उसी तरह अगर यहाँ भी थोप दे तो क्या होगा, भारत की एकता सुरक्षित रह पाएगी, एकता और अखंडता नहीं रह पाएगी। तो इस संघीय शासन व्यवस्था का पहला उद्देश्य क्या है, देश की एकता को सुरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना। क्योंकि जब राज्यों को भी अधिकार दिया गया है तो वह अपने अनुसार से अपने राज्य में शासन व्यवस्था चलाते हैं। दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है ना। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था न केवल एकता को बनाए रखती है बल्कि विविधता को भी समृद्ध करती है। तो पहला कि देश की एकता को मजबूत और सुरक्षित प्रदान करना। दूसरा कि भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न संस्कृति, भाषाएं, धर्म, परंपराएं, इन सबको संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता है। तो ये दो बातें हम लोग जाने दोस्तों, है ना, भारत इसका संघवाद की विशेषताओं में। इन सारे बातों को देखें कि ये सारी विशेषताएं। थोड़ा सा और हम लोग यहाँ चलते हैं कि संघवाद जो है ना, संघवाद कि मैंने कहा कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें जो होगी वो संघ का निर्माण करती है। दोस्तों, ये संघवाद भी का निर्माण का भी दो तरीका है। एक तो आप बात कर सकते हैं जैसे विभिन्न स्वतंत्र देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करता है और फिर वह शासन को संचालित करता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि केंद्र सरकार की शक्तियां राज्य सरकार की तुलना में कम होती है ना। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, जो केंद्र में जो है संस्था, केंद्रीय सरकार, ये राज्य सरकारों को ज्यादा शक्ति मिला है ना, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को कम। यानी कि मेरा कहने का मतलब है
कि जब हम बात करें संघात्मक सरकार की तो इसका निर्माण के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि विभिन्न स्वतंत्र देश आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर वो क्या करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। और इसमें क्या होता है, केंद्र की तुलना में राज्य ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसका है आपका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा तरीका है कि भारत जैसे विशाल देशों में, है ना, भारत जैसे विशाल देशों में विभिन्न राज्यों का जो सरकार होता है, संघ होता है, उसमें केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, यानी कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति और अधिकार होता है और राज्यों के पास कम होता है। ओके दोस्तों, ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था। तो इस भारत में संघीय व्यवस्था को समझने से पहले यहाँ का देखते हैं, देखिए भारतीय संविधान में किस तरह के प्रावधान है। तो भारत में दो तरह की सरकार आपको पहले देखने को मिलता था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पहले ये बात तो आप समझिए दोस्तों कि भारत जैसे देश, विशाल देश, जब 1947 में आजाद हुआ, उस समय फिर यहाँ पे जो बहुत सारे राज्य भारतीय संघ में मिलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे दो तरह की सरकारों का निर्माण किया गया, एक है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। और बाद में 1992 के संशोधन के बाद और एक स्तर को जोड़ा गया है, जिसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं, शहरों में नगर पालिकाएं का गठन किया गया है। ओके, तो केंद्र शक्ति क्या है, यहाँ पे केंद्र सरकार, जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, ये पूरे देश की शासन व्यवस्था बागडोर को देखता है। भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, ठीक है, इन सभी का दायित्व किसके ऊपर है, केंद्र सरकार को। और क्या है कि यहाँ पे राज्य सरकार है, राज्य सरकारें हैं, है ना, क्योंकि एक से अनेक राज्य है, ज्यादा राज्य, तो राज्य सरकारें हैं। और इन दोनों के बीच में जो संबंध के बना है, तो उस तरह से भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण हुआ है। हालांकि भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में जो शासन प्रणाली का गठन किया है वह है संघात्मक शासन प्रणाली, और उनकी विशेषताएं सारे भारत में मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। जब मैंने कहा कि दो तरह की सरकार है, तो दोनों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है और दोनों ही एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग है ना, केंद्र और राज्य की। चलिए देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। देखिए दोस्तों, तो तीन सूची बनाया गया है, इससे भी प्रश्न पूछता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो पहले हम लोग चलते हैं संघ सूची, है ना। इसमें वे विषय शामिल है जिन पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है। इसमें प्राय वे विषय शामिल किए गए हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय महत्व के विषयों से है। संघ सूची में मूलतः 97 विषय शामिल थे। संविधान लागू होने के बाद इसमें 5 बार संशोधन किए गए, वर्तमान में 100 विषय शामिल है। देखिए दोस्तों, संघ सूची का अगर हम बात करें, इस संघ सूची का, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, है ना। और इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्र के महत्व, राष्ट्रीय स्तर के महत्व को दर्शाता है। जैसे भारत की विदेश नीति की बात करें, भारत की सुरक्षा की बात करें, भारत की एकता की, अखंडता की बात करें, है ना, या फिर ऐसा कानून या ऐसे विषय जिसका पूरे देश में एक समान रूप से लागू होता है, जैसे रुपया, है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि झारखंड में अलग रुपए चल रहे हो, बिहार में अलग, ऐसा थोड़ा है। तो इस तरह के विषयों को किसमें शामिल कर दिया गया,
संघ सूची में रखा गया है। और संघ सूची में कानून बनाने या कोई कानून में संशोधन या फेरबदल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। इसमें शुरू में 97 विषय को रखा गया था, लेकिन 5 बार संशोधन हुआ संविधान का, और वर्तमान में अभी 100 विषय शामिल है। ओके दोस्तों, तो ये है आपका संघ सूची। आगे हम लोग बात करते हैं, संघ सूची को केंद्र सूची भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। संघ सूची को केंद्र सूची भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि केंद्र सूची में किस स्तर के विषयों को रखा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? है, केंद्र में राष्ट्रीय स्तर। दूसरा इस तरह से भी प्रश्न पूछ देता है कि केंद्र सूची के अंतर्गत विषयों में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो वो केंद्र सरकार को है। तो केंद्र और संघ अगर पूछता है तो भी आप देखेंगे, है ना, केंद्र सूची या संघ सूची। दूसरा हम लोग बात करते हैं राज्य सूची की, है ना। दूसरा राज्य सूची, इसमें शामिल विषयों पर राज्य के विधान मंडलों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। साधारण स्थितियों में संसद के इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकती, संसद भी इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस सूची में केंद्रीय अथवा स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे। बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक विषय को हटाया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 विषय को हटा दिया गया। वर्तमान में सूची में संख्या की दृष्टि से कितना है? 61 विषय शेष है, यानी कि राज्य सूची में 61 विषय है, जिसमें कि क्या है? पुलिस है, स्थानीय शासन है, कृषि है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है। तो ये सारे जो विषय है, ये अधिकार क्षेत्र जो दिया गया है, ये किनको प्राप्त है? तो राज्यों को। इस पर कानून कौन बनाएंगे? राज्य बनाएंगे। इसमें केंद्र कानून नहीं बना सकते इन विषयों में। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार इन विषयों पर राज्य सरकार को कोई विशेष आदेश नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि इसमें राज्य स्वतंत्र है, इनका अपना अधिकार क्षेत्र है। तो ये केंद्र सरकार इनको कोई विशेष आदेश नहीं दे सकते, और ना ही इन पर दबाव डाल सकते हैं, और ना ही राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्रों का हनन कर सकती है ना। तो ये राज्य सरकार की। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों संघ सूची की, समवर्ती सूची की, है ना। अगला है समवर्ती सूची, इसे तीसरी सूची भी कहते हैं। इसमें शामिल विषयों पर राज्य विधायिका तथा संसद दोनों को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, परंतु बाद में 5 विषय 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। इस प्रकार वर्तमान में समवर्ती सूची की संख्या कितनी है? कितने विषय है समवर्ती सूची में? तो 52 है, वर्तमान में 52 है। दोस्तों, ये इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, जो दोनों से जुड़ा हुआ है ना। जैसे कि शिक्षा, जैसे कि शिक्षा, तो इसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों सरकारें के कानूनों में आपसी टकराव हो तो फिर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा भारतीय भारत में संघवाद, भारतीय संघ व्यवस्था में क्या देखें कि यहाँ पे सरकार जो है 2 स्तर या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हैं, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली भारत में है। और इन अलग अलग स्तर के सरकारों की, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनका शक्तियों का बंटवारा 3 सूची के अंतर्गत किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची, है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगली हम लोग देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यानी कि संघीय व्यवस्था की सफलता के राज का, संघीय व्यवस्था की सफलता के रहस्य बोल सकते हैं हम लोग कि कैसे काम करती है भारत में संघीय व्यवस्था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का जो मुख्य कारण है, पहला तो यहाँ के संवैधानिक प्रावधानों, यानी कि संविधान में स्पष्ट रूप से दोनों मतलब राज्य और केंद्र, है ना, केंद्र और राज्यों के दोनों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया गया है ना। और दोनों के अधिकार क्षेत्रों का भी स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। और इसके साथ साथ क्या और किसको जाता है इसका श्रेय, तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, है ना। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है एक साथ, है ना, रहने की भावना, संघवाद की भावना, विधिवत्ता, है ना, विविधता की सम्मान करने की भावना, एक साथ रहने की इच्छा की भावना हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। तो इन सारी चीजों से हमारी संघीय व्यवस्था चलती है और इस कारण ये सफल हुआ है भारत में, है ना। क्योंकि भारत अपने आप में बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पे हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म पाई जाती है, अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग पहनावा पाई जाती है, अलग अलग खान पान पाया जाता है ना। इतनी विभिन्नता वाली देश है। अच्छा, लोगों का रंग रूप भी अलग अलग पाया जाता है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ की, कश्मीर तरफ की बात अगर हम बात करें, तो वहाँ के लोगों का कद काठी रंग रूप आपको अलग मिलेगा। अगर आप उसी तरह से दक्षिण की बात करें, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु इधर की बात करें, तो उधर के लोगों के रंग रूप कद काठी अलग देखने को मिलेगा। अगर आप ईस्ट की बात करें, जिसमें नागालैंड वगैरह आता है, उधर का देखेंगे तो वहाँ के लोगों का रंग रूप कद काठी, बोली, पहनावा, भाषा सब अलग मिलेगा। अगर आप पश्चिमी भारत की बात करें, तो वहाँ पे भी आपको रंग रूप, पहनावा, है ना, सब अलग अलग भाषा अलग मिलेगा। तो इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत में क्या है, संघवाद या संघात्मक शासन प्रणाली सफल है। तो सफल क्यों है, सफल होने का कारण क्या है, तो पहला सबसे मुख्य कारण कि भारतीय संविधान में इन स्तरों के सरकारों का शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से और किया गया है, और अधिकारों का भी, है ना। दूसरा क्या है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो इन दोनों के लिए, इसकी वजह से भारत में संघीय शासन व्यवस्था सफल हुआ है। चलिए, तो संघीय शासन व्यवस्था कैसे काम करती है, इसमें और क्या था, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं भाषाई राज। दोस्तों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, है ना, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो आप देखेंगे कि भारत दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। बहुत सारे राज्य पाकिस्तान में शामिल हो गए और बहुत सारे भारत में शामिल हो गए, ठीक है। और शामिल होने के बाद 1950 में आप 1950 के दशक में आप देखेंगे कि भारत के कई जो पुराने राज्य थे, है ना, नए राज्यों के निर्माण के लिए सन 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई, है ना, बदली गई। क्यों बदला, देखेंगे पहले की जो भारत की जो सीमा थे वह बदला है, क्यों बदला, है ना, और किस आधार पे बदला। तो आप देखेंगे दोस्तों कि राज्यों का गठन जाति, भाषा, संस्कृति इत्यादि के आधार पर किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए, है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जहाँ एक भाषा बोलते हैं, उन लोगों को एक राज्य में ले आया गया, है ना, उन लोगों को एक राज्य के अंतर्गत ले आया, जैसे तमिलनाडु, है ना, उड़ीसा। ऐसा नहीं है कि वहाँ अलग भाषा नहीं बोलते, लेकिन ज्यादातर लोग भाषा बोलने वाले। इससे शुरुआत में तो भारतीय नेताओं को यह डर था कि ऐसा करने से कहीं भारत का जो एकता और अखंडता वो कमजोर ना पड़ जाए, और
कहीं भारत टूट ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। जब इस तरह का राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पे, तो और भारत की जो संघात्मक शासन प्रणाली थी वो कमजोर होने की जगह बल्कि और ज्यादा मजबूत हुई। ओके। कुछ अन्य राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल तथा जनजात जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें सम्मान देने के लिए भी किया गया। ऐसे राज्यों में नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड राज्य सम्मिलित है। इसका उदाहरण कौन है? नागालैंड, क्योंकि वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उन लोगों का आप देखेंगे एथेंटिसिटी, तो वो बिल्कुल अलग है। उसी तरह झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे विविधताएं भरी हुई है, और झारखंड की एक अलग पहचान है ना। उत्तराखंड की देखेंगे तो वहां तो पहाड़ियां ही भरी हुई। तो इनको संस्कृति या यहाँ के भौगोलिक स्थिति या जातीयताओं के आधार पर भी एक अलग राज्य देकर उन्हें सम्मान देने की के लिए ऐसा किया गया, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह भाषाई राज्य की नीति अपनाई गई तो भारत जैसे संघात्मक प्रणाली वाला शासन व्यवस्था और मजबूत हुआ। ठीक है। दूसरा देखेंगे भाषा नीति। देखिए दोस्तों, भाषा नीति से आपको कुछ याद आ रहा है? आप देखेंगे श्रीलंका में सिंहली कितने प्रतिशत में थे? 74% में, है ना। और सिंहली भाषा जो बोलते थे, उसने भाषा नीति के तहत सिंहली को राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो भाषा नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी देश की के लिए। अब हम लोग देखते हैं भारत के संदर्भ में यहाँ क्यों सफल हुआ है। तो भारतीय संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। दोस्तों, आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भारत का राजभाषा तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा एक भी नहीं है। भारत का राष्ट्रभाषा है क्या? नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ सभी भाषा को समान दिया गया, किसी एक भाषा को राष्ट्र दर्जा नहीं दिया गया। और यही बात यहाँ श्रीलंका में क्या हुआ था, सिंहली को राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण वहां पे गृह युद्ध की नौबत आ गई। ओके। दूसरा देखेंगे, हिंदी को राजभाषा माना गया। हिंदी भाषा को क्या माना गया? राजभाषा माना गया। हिंदी को राजभाषा माना गया क्योंकि भारत की संपूर्ण जनसंख्या में लगभग 44% से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। देखिए, भारत जैसे देश में आप देखेंगे कि 50% लोग भी, यानी कि आधा भी हिंदी नहीं बोलता है। कितना? 44% लोगों का ही। ठीक है। उसमें भी देखिए, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो क्या दिया गया है? हिंदी को राजभाषा। राजभाषा का मतलब है कि कामकाजी भाषा, है ना। इसकी दर्जा प्राप्त है। और हिंदी कितने लोग बोलते हैं? तो संपूर्ण जनसंख्या के लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं। और ये डेटा जो ले रही है, आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? तो 2011 की जनसंख्या, है ना, जनगणना जो हुआ था उसके आधार पर, है ना, 2011 की जनगणना के आधार पर। देखिए, भारतीय संविधान में और एक चीज क्या गया है, राजभाषा का मतलब होता है कामकाजी वाला भाषा, जिस भाषा में कामकाज किया जाए। और यहाँ पे और एक चीज देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा 21 अतिरिक्त भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। और ये कहाँ पे है? तो संविधान के 8वें अनुसूची में। कहाँ पे शामिल किया गया है? संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के कोई भी नागरिक 21 भाषाओं में एग्जाम वगैरह दे सकता है। जब आप कभी एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एग्जाम, तो उन 21 भाषाओं में किसी भी एक भाषा जो आप चुनेंगे उसमें आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में या अंग्रेजी में ही दें।
शुरुआत में ऐसा हुआ था दोस्तों कि जब भारत में संविधान बना तो उस समय हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, है ना। और बाद में जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा घोषित किया गया था, लेकिन बाद में कहा था कि अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ था, दक्षिण में बहुत व्यापक विद्रोह खड़ा हो गया था, है ना। और इसका विरोध के कारण फिर अंग्रेजी को भी मान्यता दिया गया। तो 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सभी राज्यों की अपनी अपनी भिन्न भिन्न भाषाएं होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है कि सभी राज्यों की अपनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, राजभाषाएं हैं, और राज्यों का अपना अधिकांश कार्य अपनी राजभाषा में ही होता है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों में, जैसे बंगाल में जाएंगे तो वहाँ राजभाषा क्या है, बांग्ला, ठीक है। और उसी तरह से अगर उड़ीसा जाए, हमारे पड़ोसी राज्य, वहां से राजभाषा क्या है, उड़िया। तो सभी राज्यों के अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, और उन राजभाषाओं में वहां का कामकाज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और देखते हैं। 2011 की जनगणना में 1300 से अधिक भाषाएं मातृभाषा के रूप में दर्ज की गई। कितना, 1300 से अधिक, है ना, 1300 से अधिक भाषाएं मातृभाषा के रूप में दर्ज की गई। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। इसीलिए तो यह कहावत यहाँ प्रचलित है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी, है ना। तो यहाँ 1300 से अधिक भाषाएं मातृभाषा के रूप में दर्ज की गई। इन्हें प्रमुख भाषाओं के तहत समूहबद्ध किया गया, जैसे भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी, है ना, जिन्हें हिंदी के अंतर्गत रख दिया। इन भाषाओं के किसके अंतर्गत रख दिया गया, हिंदी के अंतर्गत। इसके बावजूद भी जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार 121 भाषाएं प्रमुख भाषाएं पाई गई, जिनमें 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। कितना, 22 भाषाएं। 121 प्रमुख है, लेकिन उनमें कितना को शामिल किया गया है, 22 भाषाएं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए मैंने पहले बताया 21, हिंदी के अलावा 21, हिंदी को लेके 22, है ना, जिन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं के तौर पर रखा गया है, तो 22। अगर प्रश्न में घुमा देता है ऐसे कि हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषा में रखा गया है, तो 21, है ना। हिंदी के अलावा अगर पूछता है तो 21, और सब मिला के पूछता है तो 22। अच्छा, अनुसूचित भाषाएं तो किस कौन से अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची। कितना, 8वें, ओके, ठीक है। बाकी जो भाषाएं हैं उसको गैर अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, ठीक है, ओके। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत जो है भाषा के संदर्भ में दुनिया के सबसे विविधता वाले देश है। भारत क्या है, दुनिया के सबसे ज्यादा विविधता वाले देश है। यहाँ सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ओके दोस्तों, अब और एक चीज हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। देखिए ऐसा होता है केंद्र राज्य संबंध, क्योंकि मैंने कहा कि भारत में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ यह है कि केंद्र स्तर पर अलग सरकार होगी और राज्य स्तर पर अलग सरकार होगी, है ना। और दोनों स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करेगी, है ना, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होगा। यही ना है संघात्मक प्रणाली। तो इसमें आप देखेंगे क्या हुआ था कि 1990 के दशक में जब गठबंधन की सरकार बनने लगे, गठबंधन की सरकार, है ना, तो गठबंधन एक नया वर्ड आ गया दोस्तों। आप इसके बताइए क्या होता है गठबंधन, ठीक है। गठबंधन सरकार क्या होती है ये आप बताएंगे। तो गठबंधन सरकार होती है जब जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले और एक से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, तब उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है ना। जब एक से अधिक पार्टी मिल करके सरकार का गठन करे, तब उसे
गठबंधन सरकार कहा जाता है। दोस्तों, तो 1990 के दशक में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा उस दशक में क्षेत्रीय पार्टियों का भी उदय हुआ था, है ना। और तब सेंट्रल में क्या हुआ था, गठबंधन सरकार की स्थापना हुई। और वहां पे कुछ ऐसे देखने को मिला जैसे कि सरकार गठबंधन के केंद्र में अलग सरकार थी और राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता था कि राज्य के जैसे राज्यपाल होते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यपाल के मदद से राज्यों में हस्तक्षेप करके या यहाँ की सरकार को गिरा देते थे या हस्तक्षेप करते थे, है ना। तो इस तरह की बातें देखने को मिलता था 1990 के दशक में। लेकिन बाद में ऐसा नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है जब हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू हुई थी शुरुआती दौर में, जब आजादी के बाद, तो उस समय जो केंद्र और राज्य का संबंध जो था बीच में थोड़ा डगमगाया था, लेकिन अभी क्या है, ज्यादा मजबूत हो गया है। दोस्तों, इसमें और एक चीजें जो चर्चा करने की बात हम कर रहे थे, जो पहले ही चर्चा करना था, कि यहाँ पे अगर हम देखें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, तो कुछ राज्यों को विशेष शक्ति भी मिला हुआ है ना। कुछ राज्यों को क्या हुआ है, विशेष शक्ति मिला हुआ है। जैसे कि धारा 371 के द्वारा जम्मू कश्मीर को भी मिला था, उसको हटा दिया गया है ना। तो नागालैंड वगैरह को मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि भारत में दो स्तर की सरकारें थी, बाद में स्थानीय स्तर को जोड़ा गया, तो यही हुआ सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब है जैसे कि शक्ति जो है, पहले दो जगह रहता था। शक्ति कहाँ था, अगर हम यहाँ बात करें तो केंद्र और राज्यों के हाथों में शक्ति था, है ना। दो स्तर की सरकारें, केंद्र और राज्यों के हाथों में शक्तियां थी। केंद्र सरकार के हाथ में और राज्य सरकार, इन दोनों से कुछ शक्तियां लेके एक तीसरे स्तर की सरकार को दे दी गई, है ना, तीसरे स्तर की, है ना। तो इसको स्थानीय स्तर कहा गया, जिसमें आता है गांवों में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाएं। तो वही है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा करना, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय, है ना, केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों, जिसमें कि ग्राम पंचायतें, नगर पालिका आदि को प्रदान कर दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण का मुख्य कारण यह है कि लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को उचित ढंग से समझ सकते हैं, और लोग इस बात की अच्छी समझ देख रखते हैं कि वे किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है और वस्तुओं का ज्यादा कुशलता से उपयोग करना है। देखिए, इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण किया गया, तीसरा स्तर को लाया गया, है ना। तीसरा स्तर जैसे कि ग्राम पंचायतें, जिसको पंचायती राज भी कहते हैं, ताकि वह स्थानीय स्तर की बातों को अच्छे ढंग से उसको लिपट सके, वहां के समस्याओं को सही से निदान कर सके, ठीक है दोस्तों। 1992 में वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। देखिए, जैसी बात है, ये वास्तविक का मतलब ये है कि 1992 से पहले भी ये विकेंद्रीकरण था, है ना, स्थानीय सरकारें थी, लेकिन स्थानीय सरकारें जो थी उसका नियमित चुनाव नहीं होता था, पहला। दूसरा, स्थानीय सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं था, अधिकार नहीं था, उनके पास कोई ऐसा फंड यानी कि राजस्व का स्रोत नहीं था। तो इस मायने में स्थानीय सरकार होने के बावजूद वो क्या था, पंगु था, कुछ नहीं कर पा सकता था, अपंग था। इसी को वास्तविक विकेंद्रीकरण इसलिए कहा गया क्योंकि 1992 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें संविधान में संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन के तीसरे स्तर को मजबूत किया गया, है ना। तो 1992 में एक संशोधन किया गया संविधान में,
जिसके द्वारा शासन के तीसरे स्तर, तो पहला स्तर आप देखें केंद्र, दूसरा स्तर कौन सा, राज्य, और तीसरा स्तर है आपका स्थानीय शासन, है ना। तो ये तीसरे स्तर को मजबूत किया गया। क्या किया गया दोस्तों, तो देखिए 1992 के संशोधन में क्या किया गया। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक आवश्यकता या बाध्यता है ना। कि संविधान जो तीसरे स्थान यानी कि ग्राम पंचायतों का चुनाव और नगर पालिका या नगर निगमों का चुनाव नियमित रूप से कराना, ये क्या हो गया, आवश्यक हो गया। दूसरा क्या है, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। यानी कि जो क्षेत्र था उनके जो पद होता था उसमें सीटों को आरक्षण कर दिया गया, जहाँ पे जिस तरह के क्षेत्र हो, ताकि इन लोगों को, अनुसूचित जातियों, एसटी, एससी, ओबीसी, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और वो लोग वहां शासन को बेहतर कर सके। ठीक है। उसके साथ क्या गया है, कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। जो भी पद होगा उसमें से 1/3, है ना, 1/3, एक तिहाई पद किसके लिए आरक्षित है, किसके लिए सुरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। अगला देखिए, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव आयोजित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन कर दिया गया। यानी कि अब क्या हो गया कि राज्य चुनाव आयोग जो होगा उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह नियमित रूप से निष्पक्ष, है ना, चुनाव कराए। किसके लिए, ग्राम पंचायतों का चुनाव और नगर पालिका का चुनाव, यानी स्थानीय शासन के जो तीसरे स्तर स्थानीय शासन है, इसका चुनाव कराने का, चुनाव आयोजित करने का जिम्मेदारी किसे दे दिया गया, राज्य चुनाव आयोग का। अगला, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का एक हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को प्रदान करना आवश्यक होता है ना। अब क्या गया कि राज्य सरकार का जो फंड होगा, जो धन होगा, वो अपना हिस्सा, उन धन का अपना हिस्सा और अपने अधिकारों का एक हिस्सा किसको दे देंगे, यहाँ से स्थानीय सरकारों को वो देंगे, ताकि स्थानीय स्तर की जो भी प्रॉब्लम हो उनको वह स्थानीय स्तर की जनता उसको समेट सके, लिपट सके, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। दोस्तों तो आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। फिर से एक बार आपको धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।